नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या है ना, ये जीएस फुल टेस्ट का पहला टेस्ट है हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेली एक एक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी हो सके। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका एक नोट्स भी बनाया करिए साथ में। तो इससे क्या होगा ना, जैसे हमारा 150 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा 80, 90, 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको आप अगर नोट बना लेंगे ना, तो नोट्स बनाने से आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आपको जैसे 150 क्वेश्चन तक देखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि साथ में नोट्स बनाते चलिए। एक 7 नोट्स होता है, और ये जो टेस्ट पेपर होते हैं हमारे यूपीपीसीएस के, ये 7 नोट्स की तरह ही होते हैं। तो इनका रिवीजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी बार आप क्या करेंगे, तो दूसरी बार जब देखेंगे कुछ दिन बाद तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इनका आप 7 नोट्स भी बनाइए, जिससे आपका भी जैसे रिवीजन भी होता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है कि जनगणना प्रदेश दिया गया, सूची 2 में दिया गया जिले। तो चलिए इसको सुमेल करते हैं लोग। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है श्रावस्ती में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है सीतापुर में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या ये कानपुर नगर में है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, मैंने बोला 4, 1, 2, 3 पर हमारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला बन देते हैं लोग। दिए गए सूची को सूची 2 से मिलाना है। सूची दिए गए खनिज, सूची 2 दिए गए जिले। तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है ललितपुर में। पायराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर में। जिप्सम हमीरपुर में मिलता है। चाइना के लिए कहाँ मिलता है? चाइना के लिए मिलता है सोनभद्र में। इस समय क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 2, 4, 3 बन रहा है। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया है कि निम्न के कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए, सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरे दिया गया है कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहले कथन में दिए गए सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं, ये गलत है। भैया सभी बहती हैं, ज्यादातर नदियां बहती हैं, लेकिन सभी नदियां नहीं बहती हैं। जैसे नर्मदा ताप्ती नदी जो है ना, एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह हमारा 2 बन रहा है, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक तरफ रेलवे जोन दिए गए, एक तरफ मुख्यालय दिए गए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। दक्षिण पूर्व रेलवे, तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है ना, ये हुबली नहीं हुआ, कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे, तो ये भैया हाजीपुर में ही है। हाजीपुर जो बिहार में ना, ये भुवनेश्वर में। इस तरह क्या हमारा 2 और 3 सुमेलित है, तुम्हारा विकल्प कौन सी बन रहा है? सी सही। अगला बोल देते हैं लोग। दिए गया थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील। इसमें बताना कि कौन सी खारे पानी की झील है। दिए गया है लूनकर झील, फतेह सागर झील, सागर झील, जैसमंद झील। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, तो जो सागर झील है ये खारे पानी झील है। लूनकर झील ये प्लाया झील है। क्या है? ये प्लाया झील नदी द्वारा निर्मित होता है, प्लाया झील। फतेह सागर झील ये तो मीठे पानी झील है। जैसमंद झील ये भी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो इस तरह क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है सी।
आगे पढ़ लेते हैं। दिए गया है रावी नदी। रावी नदी विषय दिए गए कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलते हैं, और दूसरा दिया गया संपूर्ण प्रवाह भारत में होता है, और तीसरा दिया गया चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो रावी नदी जो है ना रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, तो मेरा सही हो जाएगा। ये सिंधु घाटी की सहायक नदी भी है। तो और दूसरा जो ये संपूर्ण प्रवाह भारत में होता है, संपूर्ण प्रवाह भारत में नहीं होता है, ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है, और चिनाब नदी उसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये दूसरा तो गलत हो जाएगा। और तीसरा है चंबा घाटी में प्रवाहित होती है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो एक और तीन हमारा सही है, तीसरा हो जाएगा। अगला पॉइंट देते हैं लोग। ये है कि जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है पहला कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 20.23% रही, और दूसरा दिया है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कानपुर नगर में रही। बताइए इसमें कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन हमारा सही है कि 10 की वृद्धि दर जो है ना 20.23% रही है, और दूसरा कथन दिया है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कानपुर नगर में गलत हो जाएगा। कानपुर नगर में रह गई है, ये थी गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, और यह कानपुर में क्या था, यहाँ पर न्यूनतम था, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर जो है कानपुर नगर में थी। तो इस तरह हमारा क्या केवल एक सही है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देते हैं। दिन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की घासें मिलती हैं। तो दिए गए भागवत क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र, बताइए। तो इसमें देखा जाए ना जो उत्तर प्रदेश में सवाना प्रकार की घासें पाई जाती हैं तराई क्षेत्र में। तो विकल्प हमारा भी सही है, क्योंकि जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो पहले भागवत क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहाँ पर जैसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसी कंकड़ पत्थर में बड़े बड़े। उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र में ही नदियाँ बाहर निकलती हैं, और तराई क्षेत्र से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो तराई क्षेत्र में बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं, तो विकल्प बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से। सूची में ये खनिज और सूची 2 में दिया गया जनपद। तो सैंडस्टोन दिया गया, सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है। सैंडस्टोन पाया जाता है मिर्जापुर में। तांबा, तांबा तो आप लोग जानते हैं कि मिर्जापुर पाया जाता है। हीरा, हीरा बाजार में मिलता है। कोयला, कोयला सोलर में मिलता है। तो समझ क्या बन रहा है, इस तरह हमारा बना है 4 2 3 1, तुम्हारा विकल्प सी सही होगा। अगला बन देते हैं। दिए गए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें दिए गए पहला कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, और दूसरा दिए कि बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। बताइए इसमें से हमारा कौन सा होगा। इसमें देखा जाए ना जो दिया गया है रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, तो हमारा सही हो जाएगा। रामगंगा जो नदी है ना ये गंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है, जबकि दूसरा कथन जो दिया गया बेतवा यमुना नदी से इटावा पास मिलती नहीं है, इटावा पास नहीं मिलती है, ये मिलती है हमीरपुर के पास। दूसरा कथन हमारा गलत होगा, केवल एक सही है, विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। आला कर लेते हैं लोग। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। एक तरफ दिए गए जनजात, दूसरी तरफ दिए गए राज्य। तो इसमें दिए किरिया जनजात, किरिया जनजात कहाँ पाई जाती है। किरिया जनजात आमतौर पर नहीं मिलती है, ये मिलती है उड़ीसा मिलती है। तो नायर, नायर कहाँ पाई जाती है, केरल में मिलती है। कोल्ले कहाँ मिलती है, नागालैंड में मिलती है। लाखेर कहाँ मिलती है, लाखेर जो मिलती है ना वो उड़ीसा नहीं मिलती है। लाखेर जनजात, लाखेर जनजात पाई जाती है मिजोरम में। इससे हमारा 2 और 3 मिनट है, 1 4 नहीं सुनिए। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन रहा है विकल्प बी। विकल्प बी नहीं बनेगा, विकल्प हमारा टी बन रहा है। 2 और 3 सही ना। तो अगला पहले तो लोग अगला पॉइंट ये है निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक लंबी है। दिए गए महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो इनकी लंबाई पहले हम लोग देख लेंगे। महानदी की लंबाई कितनी हुई है। महानदी की लंबाई है 815, नर्मदा नदी की
नर्मदा नदी की है 1312, कृष्णा नदी की है 1401 किलोमीटर, कावेरी नदी की है 800 किलोमीटर। इस तरह हमारा कौन सी सबसे लंबी नदी है? हमारा बंगा कृष्णा नदी सर्वाधिक लंबी है। तो अगला पढ़ लेते हैं, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दिए गए मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, और दूसरा दिए कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। बताइए। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, सही है। दूसरा कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है, वही कोंकण तट पर मिलते हैं, ये मालाबार तट पर ही मिलते हैं। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो दूसरा कथन मेरा गलत है, ये भी क्या कहूँगा एवं विकल्प है। तो अगला पढ़ने चलो, अगले प्रश्न दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 में दिया गया शिखर और सूची 2 में दिया गया है पर्वत श्रेणी दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। गुरु शिखर जो है ना अरावली की ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ है सतपुड़ा की ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी है। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2, 3, 1, 4 बन रहा है, लेकिन हमारा भी सही हो जाएगा। अलग बन लेते हैं लोग। इसमें एक कथन दिए गए कारण दिए गए हैं, तो कथन देते हैं लोग। देखिए उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कारण दिए गए मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जो है अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखा जाए ना तो कथन दिए गए उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु जो है वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो हमारा सही है, क्योंकि जो वर्षा होती है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ जो आता है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, और जो इसकी पश्चिमी जो जेट प्रवाह है ना उसी से ये भारत में प्रवेश करती है। तो पहला कथन सही है। जो कारण दिए गए मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर से अधिक शक्तिशाली होती है, हमारा गलत है भैया। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो ये मैं करूंगा तो क्या बनेगा हमारा? सी कथन सही है, कारण गलत है। तो अलग बोलते हैं अलग प्रश्न है कि तिलहर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1991, 1985, 1988। तो इसमें देखा जाए ना तिलहर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1985 में हुई थी, सी से हो जाएगा। अलग अलग बोलो। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया देश, दूसरी तरफ राजधानी दी है। बताइए ब्रूनेई राजधानी क्या है? ब्रूनेई राजधानी तो बंगासेरी है। सेशल की राजधानी विक्टोरिया है। बुर्किना फासो की राजधानी जो है ना ओगोंडोगो है। स्वाजीलैंड की राजधानी मॉन्गने है। तीसरा बार क्या बन रहा है? हमारा 2, 4, 3 बन रहा है। कौन सा विकल्प है मेरा विकल्प टी सही होगा। अलग बंद कर लो। दिए गए कि निम्न में कौन सा एक सही स्रोत नहीं है? एक तरफ दिए गया है कि जलप्रपात, दूसरी तरफ देश दिए गया है। यूसेमाइट कहाँ है? यूसेमाइट नारो नहीं है। यूसेमाइट जो है कैलिफोर्निया में है। एंजिल कहाँ है? वेनेजुएला में है। रिबन कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। टुवेला कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। इस तरह हमारा कौन स्रोत नहीं है? हमारा विकल्प पे स्रोत नहीं थे, हमारा सही रहेगा। अलग दिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? तो इसमें दीजिए सू नहर, कील नहर, न्यू वाटरवे नहर, वेलन नहर। बताइए इसमें देखा जाए ना जो सू नहर है, सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर को हीरा से जोड़ती है। कील नहर जो ना ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। न्यू वाटरवे जो ना ये उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ती है। वेलन नहर जो है ईरी ओंटारियो जोड़ती है। ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा विकल्प सी बन जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं लोग।
दिए गए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं होता है? दिए गए प्रधानमंत्री, संघ राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, गृह मंत्री। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं, जबकि सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। राज्यपाल शामिल होते हैं लेकिन उसी राज्य के जिस राज्य में आपातकाल लागू होता है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही बी सही हो जाएगा। अलग देखिए कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं। दी है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता जागरूकता। बताइए। तो भारत निर्वाचन आयोग की जो दिया गया उल्लेख किया गया कि ये भाग 15 में अनुच्छेद इसका कौन सा? अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। तो जो भारत निर्वाचन आयोग प्रशासनिक शक्तियां हैं या फिर कार्य है ना, वो इसमें से चारों कार्य भारत निर्वाचन आयोग के हैं। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन करना, मतदाता जागरूकता। तो हमारा विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला बनते हैं अगले प्रश्न दिए गए लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो दिया गया है लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 315 जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तुम्हारा इसमें सुमेलित हो जाएगा। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि हो जाएगा हमारा। 317 में सदस्यों का निलंबन होता है, तो इसमें हो जाएगा। 318 सदस्यों की सेवा शर्तें दिए गए हैं। तो इस तरह क्या करना है? इस तरह हमारे पास 2 4 1 3 बन रहा है। तो कौन सा हमारा है? विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला पर लेते हैं दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें जो पहला कथन दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय, तुम्हारा सही रहेगा। और दूसरा जो दिया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 नहीं होता भैया, 1992 में हुआ था। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 नहीं, 1990। दूसरा कथन हमारा गलत है, केवल एक हमारा सही हो जाएगा, विकल्प है। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गए नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए विशिष्ट मुद्दों को लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। दूसरा दिया गया कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल हैं। इसमें देखा जाए ना, तुम्हारा पहला कथन सही है कि विशिष्ट मुद्दों को लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। दूसरा कथन जो दिया गया है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों को उपराज्यपाल शामिल होंगे, तो एक सही है, तुम्हारा विकल्प सही बन रहा है। अगला पढ़ लेते हैं। दी गई निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दी गई हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो इसका हमारा क्या बनेगा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्थापना कब हुई थी। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। नागालैंड की हुई थी 1963 में। मिजोरम की स्थापना 1987 में हुई थी। सिक्किम आप सब लोग जानते हैं 1975 में। तो इसका हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2 1 4 3 बन रहा है, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला पहले तो दिए गए कि निम्न योगों में कौन सा एक सही स्रोत नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान का तत्व दिया गया है, दूसरी तरफ विदेशी स्रोत दिए गए हैं। तो पहला दिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ना कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। दूसरा जो दिया गया समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और तीसरा दिए गए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ही अमेरिका से नहीं ली गई, ये लिए गए आयरलैंड से। तो सीमा स्वीट नहीं है। चौथा संघात्मक विशेषताएं, तो कनाडा से लिया गया है। तो हमें गलत ही बताना, तुम्हारा सी ही सही जाएगा। और पहले तो दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची में राज्य दिए गए, सूची 2 में विधानसभा सीट दिए गए। तो छत्तीसगढ़ कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में
90 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान कितनी हैं? 200 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230 हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 हैं। इस तरह हमारा बना 4 3 2 2 और विकल्प एक हमारा सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न दिए गए कि लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी न किए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो दिए गया है पहले विकल्प में 82वें में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और दूसरे दिए गए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और तीसरे में दिए गए 85वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और चौथे में दिए गए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बताइए इसमें जो लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी न करने का प्रावधान किया गया, वो किया गया 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको मतलब किसके द्वारा हटाया जाता है? तो दिए गया है पहले कि विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल द्वारा तो हटाया नहीं जाता है, ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा सही हो जाएगा ना, जब उच्चतम न्यायालय जांच करता है उसके पश्चात ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्य को हटाया जाता है। तो इससे हमारा सही हो जाएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। दिए गए रूसी यात्री निकितन ने निम्न में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? दिए विजयनगर, चोल, बहमनी, पल्लव। इसमें देखा जाए तो रूसी यात्री निकितन है ना, वो आया था 1470 ईस्वी में। कहाँ आया था? बहमनी साम्राज्य में। और बहमनी साम्राज्य में उस समय शासन किसका था? तो शासन था मोहम्मद हट का। मोहम्मद हट का शासन था। तो इसमें हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अलग बनते हैं लोग दिए गए कि निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? दिए गए गुरु नानक, दादू दयाल, रामाराम, रैदास। बताइए। तो जो निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की गई थी दादू दयाल के द्वारा की गई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अलग बनते हैं दिए गए कि बाबर की आत्मकथा बाबर नामक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दिए गए जियाउद्दीन बल्ली, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी। बताइए। तो बाबर की जो आत्मकथा थी ना, ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। और बाबर के द्वारा लिखी गई ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी ना, और उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दूसरा हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अलग पढ़ लेते हैं। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं है? दिए चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ दिए गए। बताइए। तो जो कनिष्क का रप्तक अभिलेख है ना, उसमें 4 शहरों के नाम उल्लेख है। तो पहला शहर जैसे चंपा, दूसरा कौशाम्बी है, तीसरा पाटलिपुत्र है, और एक शहर और है, उसका क्या नाम? उसका नाम है साकेत। तो इस तरह हमारा इंद्रप्रस्थ का उल्लेख तो नहीं है, तो हमारा विकल्प डी ही सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची एक दी है राजवंश और दूसरी तरफ सूची 2 में राजधानी दी गई है। प्रतिहार राजवंश की राजधानी क्या थी? प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। परमार की राजधानी कहाँ थी? परमार की राजधानी धारा थी। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अहमदाबाद। और राष्ट्रकूट की अवोदंत प्रतिष्ठान। इस तरह क्या कर रहा है? हमारा कर रहा है 3 2 4 में भाग। तो किसमें हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ये कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? डी रानी रीता, अवंती वर्मा, संग्राम राज, ललितादित्य मुक्तापीठ। तो मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है ना, वो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराई गई थी। और ललितादित्य मुक्तापीठ जो है ये काकोट वंश से थे, काकोट वंश से संबंधित थे। और काकोट वंश के सबसे शक्तिशाली यही शासक थे। तो इस तरह हमारा विकल्प डी सही है। अलग चलो अगले प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
एक तरफ दिया गया है मतलब एक कीटनाशक जो दवा दी है और दूसरी तरफ उसका नाम दिया गया है। तो शाकनाशक, शाकनाशक में होता है ना सोडियम क्लोराइड होता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कराई जाती है। कैंसर रोग की दवा आप लोग जानते हैं टैक्सॉल है, संश्लेषित रेशा कहलाया है। तो इसमें क्या है, 2 1 4 चिन्ह में हमारा विकल्प भी सही होगा। बोला अपन क्यों दिए गए कि निम्नलिखित रोग में से कौन सा केवल प्रजाति की मच्छर द्वारा संचालित है। दिए गए पिग ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें देखा जाए तो केवलियस प्रजाति के द्वारा क्या होता है, केवलियस प्रजाति के द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है। ये विषाणु है ना, ये विषाणु रोग है। और जबकि पेट ज्वर जो है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये किसके द्वारा है, ये होता है टाइगर मच्छर के द्वारा। तो पेट ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया जो है ना, ये टाइगर मच्छर के द्वारा होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एडीज एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस के द्वारा। जबकि क्यूलियस प्रजाति जो मच्छर होते हैं ना, उनके काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है। तुम्हारा विकल्प डी बन रहा है, विकल्प डी समझ गया। ग्रीन वॉश इंगित करता है दिए गए पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, हरियाली हटाना, जलकुंभी हटाना, किसी भूमि को हटाना। बताइए इसमें जो ग्रीन वॉश है ना, उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, यानी कि झूठ बोलना चाहता है। इस तरह क्या बन जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ने तो अगला पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दी ये काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदुआंड हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि बनावटी प्रस्थल से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, ठीक है, सही हो जाएगा। और तीसरा दिया कि लोथल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुई, तुम्हारा गलत हो जाएगा भैया। लोथल से नहीं मिले हैं, काली गंगा सुने हैं। कहाँ से, काली गंगा सुने हैं, ये बात गलत हो जाएगा। चौथा दिन हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, 3 नंबर से हो जाएगा। तुम्हारा विकल्प सी जो है गलत है। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति रज्जुपालिका नदी की किनारे हुई थी। दूसरा कथन दिया है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। बताइए तो इसमें मेरा कौन कथन सही हो जाएगा। इसमें देखा जाए ना तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी किनारे हुआ था, और महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रज्जुपालिका नदी किनारे हुई थी। इस तरह हमारा क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इसमें से जो हमारा कथन हो जाएगा, दो कथन गलत है, विकल्प डी ना सही हो जाएगा। तो ना तो 1 ना तो 2। अलग कर लेते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का, निम्न कथनों पर विचार। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। और दूसरा कथन दिया गया कि भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमायत खाना मस्जिद है। बताइए इसमें सर क्या क्या सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए ना तो पहला कथन ये है कि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा, तो हमारा सही है पहला कथन। दूसरा दिया गया भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमायत खाना मस्जिद, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह हमारा सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें दिया गया है कि कथन पहला, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तुम्हारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा दिया गया है यहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर मिले हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया है कि इन गुफा मंदिरों का निर्माण पांडव शासकों द्वारा किया गया, पांडव शासकों के द्वारा भी नहीं किया गया है, ये किया गया राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा 1 2 3 सही है, तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
पहला कथन दिया गया कि सातवाहन काल में संस्कृति के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ये तुम्हारा सही है, क्योंकि सातवाहन काल में जो है ना सांस्कृतिक साथ साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। इसमें से साहित्य में काफ़ी विकास हुआ था। तो दूसरा दिए कि सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी, भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन हाल के दरबार में रहते थे, तो ये भी हमारा सही है। चौथा दिया गया गुणाढ़ ने कातंत्र नामक पुस्तक लिखी, है हमारा गलत है भैया। कातंत्र जो पुस्तक लिखी गई थी ना वो लिखी गई थी सर्ववर्मन के द्वारा, सर्ववर्मन के द्वारा लिखी गई थी। और गुणाढ़ के द्वारा क्या लिखी गई थी? गुणाढ़ के द्वारा लिखी गई बृहद कथा, बृहद कथा लिखी। इस तरह हमारा चौथा कथन गलत है, तो ये मैं बताना था, चौथे हमारा सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिए गए जहांगीर के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जहांगीर के शासनकाल में पहला दिया गया है कि उसने 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा नामक प्रथा शुरू की थी, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की थी। ये 1616 ईस्वी में नहीं किए थे, कब किए थे भैया? ये 1615 ईस्वी में किए थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया उसके दरबार में विलियम हाकिस 3 वर्ष तक रहा, तुम्हारा सही हो जाएगा ना। विलियम हाकिस कब आए थे? ये आए थे 1608 में। और चौथा दिया गया सर थॉमस रो है, थॉमस रो उससे अजमेर के दरबार मिला था, ये भी एक बार सही हो जाएगा। ये कब आए थे? 1615 में, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सी बताना था कौन सा गलत है, तो हमारा बी गलत है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। दिए गए निम्न के कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन दिया गया है सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, और ये तो हमारा सही है। दूसरा दिया गया कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल नहीं होता भैया, ये हुआ था मौर्य काल में। इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था ना, किसके द्वारा? अशोक। और तीसरा दिया गया कि इसकी खोज कर्नल मैकेंजी द्वारा किया गया था, नहीं भैया ये किया गया था ना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। और चौथा दिया गया कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में से, ये भी हमारा सही हो जाएगा। 2-3 बार गलत है, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि अल्टेरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है कि अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही है। अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। और दूसरा क्या दिएगा भैया इसमें? दूसरा दिया कि इसकी स्थापना कोप 27 सम्मेलन के दौरान की, कोप 27 नहीं हुई, ये कोप 28 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई, हमारा सही हो जाएगा। चौथा, इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना था, हमारा सही होगा। 1, 3, 4 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है कथन पहला, पंडित राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से दिल्ली में मिलकर उनको चंपारण आने का आग्रह किया था। तो ये चंपारण में, ये दिल्ली में मिलकर नहीं हुई, लखनऊ में, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कि चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे, तो हमारा सही है, केवल 2 हमारा बन जाएगा विकल्प भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए रौलट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? दिए गया 1919, 1918, 1917, 1916। तो रौलट कमेटी का गठन किया गया था 1917 में किया गया था, और सन 1919 में इसको पारित किया गया था। तो इस तरह हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया कि निम्न में से कौन सा युग सही सुनित नहीं है? तो इसमें दिए गए काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। गुजरात विद्यापीठ 1920 में हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया 1921 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। इस तरह सी सुमिलित नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा करंट अफेयर्स संबंधित है, तो आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है, एक तरफ कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है कि बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था, और कारण दिया गया है कि इससे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। बताइए हमारा क्या सही है?
इसमें देखा जाए तो बटलर समिति का गठन जो है ना 1928 में किया गया था, इसकी स्थापना की 1927 में की गई थी। और दूसरा कथन जो दिया गया है कि कारण दिए गए इससे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। हमारा सही है, यानी कथन गलत है, कारण सही है। तुम्हारा क्या बन जाएगा? हमारा डी बन जाएगा। तो अगला पन देखते हैं हम लोग, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। तो देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। कारण दिए गए कि वह भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें देखा जाए तो पहला कथन जो हमारा सही है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था, और जो कारण दिए गलत है क्योंकि वह इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक नहीं थे। तो इसमें क्या बन जाएगा? हमारा ये सही है परंतु और गलत है, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला पन देते हैं हम लोग, दिए गए कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन कब आया था? आया था 1946 में। तो दिए गया है कि इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। और प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो, ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया गया इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया था, इसका प्रावधान नहीं किया गया था, न्यायालय के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया, ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया संघ के कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। तो हमें गलत बताना, तुम्हारा सी हो जाएगा। तो अगला पढ़ लिखते हैं हम लोग, दिए गया कि सिख संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? सिख संप्रदाय के संबंध में दिए गया है कि चौथे गुरु रामदास को अकबर ने भूमि दान में दी थी, ये क्या हो जाएगा? हमारा सही है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। तो दिए गए चौथे गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, ये हमारा गलत हो जाएगा। रामदास के द्वारा नहीं किए गए थे, पांचों गुरु अर्जुन देव थे, इस तरह हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण नामक नगर बसाया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा दिया गया है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, हमारा सही हो जाएगा। हमें गलत बताना था, तो हमारा बी हो जाएगा। तो अगला पढ़ देखते हैं हम लोग, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कोट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3, 4, 2 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प बी बन जाएगा। तो अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, दिए गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है निकोलो क्वांटी इटली का यात्री था। दूसरा दिया गया है कि यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, बताइए इसमें हमारा कौन सा सही है? तो जो निकोलो क्वांटी था ना, इटली के यात्री थे, तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा जो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में नहीं आया था, ये प्रथम के आया था, देवराय प्रथम शासनकाल में, दूसरा गलत हो जाता, केवल एक सही हमारा, तो विकल्प ये बन जाएगा। अब हम लोग, ये हमारा करंट से संबंधित है जिसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग को, तो इसमें बताना कि अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि इस पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 की गई थी, तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए है अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है, तो भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिया इस योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, ये भी हमारा सही है। चौथा दिया गया इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, भी हमारा सही है। तुम्हारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प डी बन रहा है। अगला पन देखेंगे हम लोग, दिए गया कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? दिया गया ग्रीनेल्स ने, चार्ल्स एल्टन ने, WM एडम्स ने, MG ब्रैडशॉ ने, बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, पारिस्थितिकी जो पिरामिड का विचार दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? ये दिया था 1927 में, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला पन देखें हम लोग, दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। और दूसरा दिया इसका मुख्यालय जो है ना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, बताइए हमारा कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसकी स्थापना 1972 में की गई, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं भैया, ये है केन्या के नैरोबी में, इस तरह में क्या हो जाएगा? दूसरा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा विकल्प पे। अगला पन देखते हम लोग, करंट अफेयर से संबंधित है, इसको हम लोग स्किप करेंगे।
दिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? दिए गए तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, बताइए। तो भारतीय राज्य जो है जो 3 ओर से घिरा है वो सिक्किम है। ये नेपाल से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है। ये एक राज्य और है त्रिपुरा, ये भी 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इसके 3 तरफ हैं, एक ही देश है बांग्लादेश। तो इस तरह हमारा विकल्प डी से हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। तो इसमें दिए गए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला दिए गए भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, देवी मारती, तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए गया है कि संरचनात्मक दृष्टि में मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिए गया कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुए थे, भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा दिए कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोने तथा चांदी के भंडार है, तो हमारा गलत हो जाएगा भैया, गोंडवाना नहीं है, ये है धारवाड़ में पाया जाता है सोने चांदी तथा लोहे यानी खनिज की दृष्टि से जो संपन्न है धातुक खनिज के, वो है धारवाड़। गोंडवाना में क्या पाया जाता है? गोंडवाना में पाया जाता है कोयला। भारत का 90% कोयला गोंडवाना शिलाओं से ही पाया जाता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सा गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये भी करंट अफेयर्स है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दी गई इसकी शुरुआत 2015 में कोप 22 में हुआ था, बताइए। कोप 22 के दौरान की गई, कोप 22 में नहीं किया गया था, इसकी स्थापना जो की गई ना कोप 21 में की गई थी। कोप 21 जैसे इसका सम्मेलन जो फ्रांस में हुआ था, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी, भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में, भी हमारा सही हो जाएगा। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने वाला 95 देश से, हमारा सही हो जाएगा। हमारे बताना था कौन सा गलत है, तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया कि ईचामाती नदी भारत के किस राज्य में बहती है? दिए गए उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसमें जो ईचामाती नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है, समझ रहे हैं, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन दिया गया, इस परियोजना के तहत गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। तो गोला नदी कौन सी? गोला नदी जो है ना, ये रामगंगा की सहायक नदी है, तो पहला कथन हमारा सही है। और दूसरा देखिए, हाल ही में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा दिया है, इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिले तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों को लाभ होगा, तो हमारा सही है। कौन सा हमारा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा पहला कथन। दूसरा, इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में है, तो भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया, मानस तथा रंगत नदी इसकी सहायक नदी है। भैया मानस तो है लेकिन रंगत नहीं है, रंगत किसकी नदी है? ये तीसरा सहायक नदी है, तीसरा गलत हो जाए, एक दो सही हमारा विकल्प भी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भी हमारा सही है। तीसरा दिया है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश नहीं भैया, मध्य प्रदेश था लेकिन अब कौन सा आ गया है राज्य, महाराष्ट्र आ गया है, तीसरा में गलत हो जाएगा। चौथा दिया है कर्नाटक मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, हमारा सही हो जाएगा। तो मैं गलत ही बताना था, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम है। तो भारत के जो शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक हैं कौन कौन से हैं? तो इसमें देखा जाए पहले स्थान पर असम है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है। तीसरा हमारा कौन सा विकल्प बन रहा है? हमारा विकल्प ए बन रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये भी तो हमारा करंट अफेयर से ही संबंधित है ना, तो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। तो
अगला है, इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दिए गए परियोजना, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। दूसरा दिए गए उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना तो ये तमिलनाडु नहीं भी, ये तो राजस्थान में है ना, जवाई नदी पर है। इस तरह हमारा डी ही गलत है, तो ये भी हमारा बताना, तो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखा जाए तो पहला कथन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य, में सही हो जाएगा। तीसरा है कि जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है, तो ये सही हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा बन रहा है, 1 2 3 सही है, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं हम लोग, दिए गए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए ज्वालामुखी, दूसरी तरफ देश दिए गए। तो एक तरफ जैसे दिए पहला सबन काया, तो ये कहाँ स्थित है, पेरू में स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट लावुन वही ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में, ये हमारा सुलित नहीं है। चौथा कोलिमा दिए गए मैक्सिको में है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह हमें गलत बताना था, तो हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग, दिए गए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आल्पस पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है और आल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक इटली में स्थित है। बताइए कौन सा कथन हमारा सही है इसमें। तो इसमें देखा जाए ना हमारा, तो पहला कथन हमारा सही है कि आल्पस पर्वतमाला फ्रांस को इटली से अलग करता है, और जो दूसरा जो दिए गया है कि आल्पस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक इटली में स्थित है, इटली में नहीं है, फ्रांस में है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो केवल एक हमारा सही है, विकल्प सही हो जाएगा। अगला बताना है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दिए गए कि पहला अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में क्या है, राज्यसभा की संरचना नहीं है, ये है लोकसभा की संरचना, ये हमारा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, तो हमारा सही है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायपति, ये भी सही है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, हमारा सही है। तो हमारा विकल्प यही गलत है। अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, दिया गया है, एक तरफ योजना दी गया है, दूसरी तरफ उद्देश्य और उसकी विशिष्टता दिया गया है। तो योजना में दी गया है, पहली योजना है प्रधानमंत्री वाणी योजना, तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्धता में सुमेलित है। निर्मित योजना, निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाना, ये भी सुमेलित है। तीसरा दिया गया है प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसका जो है कि उद्देश्य जो है देश में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल क्षमता विकसित करने भी सही है। चौथा दिया गया है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, तो वय वंदन योजना जो है ना वो किससे संबंधित है, ये जो है ना वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से संबंधित है, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है, डी हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो ये बताना था हमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति पाई जाती है। दिए गए मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, आजमगढ़, बताइए। तो जो अगरिया जनजाति है ना, ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है सोनभद्र में, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी जनजाति जैसे गोंड हैं, ओझा हैं, बैगा है, नायक हैं, ओझा हैं, धुरिया हैं, ये सब भी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। इस तरह विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गया डोलड्रम के संदर्भ में असत्य कथन चुने। डोलड्रम पहला दिए कि यह धरातली क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, और दूसरा दिए गया कि यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं, बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, तो जो पहला कथन है कि यहाँ धरातली क्षैतिज पवन नहीं भैया हैं, क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें आके टकराती हैं और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण एकदम शून्य है, तो क्या है कि ऊपर की तरफ उठती हैं हवाएं, जब टकराती हैं ना तो ऊपर की तरफ उठती हैं और वहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। तो इस तरह पहला कथन गलत है, यहाँ संवहनीय धारा चलती है तो संवहनीय धारा चलती है, तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ जल संधि दी गई है, तो दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। डोबर जल संधि, डोबर जल संधि कहाँ भैया, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। जिब्राल्टर संधि कहाँ है, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। बाबर मंडेव जल संधि कहाँ है, ये है यमन जिबूती के है।
और हार्मोन जल संधि ओमान ईरान के मध्य है। तुम्हारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 4-1-3-2 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगलापन देखें लोग, दिया गया है एक तरफ कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिए कि सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण होता है, और कारण दिए गए इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो जो सिटी डीजल के दहन से ना वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण नहीं होता भैया, न्यूनतम प्रदूषण होता है, नाम मात्र का। तो ये हमारा गलत है ना कथन। कारण हमारा इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, तो हमारा सही हो जाएगा। तो कथन गलत है, कारण सही है, तो हमारा डी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है, कृषि मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और दूसरा दिया कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। बताइए। तो कृषि मिशन जो आया था ना, ये 1942 में आया था। तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन कीजिए, तुम्हारा सही है। और दूसरा, भारत को डोमिनियन दर्जा दीजिए, हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प सी से हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिएगा अनुसूची, सूची 2 में विषय दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है चतुर्थ अनुसूची। तो इसमें क्या प्रावधान कि इसमें प्रावधान की जैसे राज्यसभा में जो स्थान होते हैं, राज्यों के जो स्थान है उसका आवंटन किया गया। तो हमारा सामने सुमिलित हो गया। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया है? भूमि सुधार का प्रावधान किया गया है। ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था, तो तुम्हारा सम्मिलित हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, एक केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे संबंधित है, तो भी सम्मिलित हो जाएगा। 11वीं अनुसूची, पंचायत से संबंधित है। 1, 2, 3, 4 हमारा सम्मिलित है, आमने सामने तुम्हारा विकल्प हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। अगले पढ़ देखिएगा, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बताइए इसमें क्या सही है हमारा? तो इसमें देखा जाए ना, जो पहला कथन दिया गया है कि अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, हमारा सही है। दूसरा दिया गया है कि अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी हमारा सही है, हमारा सी हो जाएगा। दोनों कथन हमारे सही हैं। अगला पढ़ देते हैं हम लोग। अगला पढ़ बताना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो पहला है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति नहीं भी है, लोकसभा के प्रति। पहला समय गलत हो गया। दूसरा ये कि संसद में लोक तथा राज्यसभा शामिल होते हैं, ये भी हमारा गलत है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं ना। तीसरा जो दिया गया है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सूचित कराई है भी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सूचित नहीं करता है ये, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। चौथा दिए संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रदान करेंगे, तो हमारा सही हो जाएगा। तो अगला पढ़ देते हैं लोग। दी कि लोकसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए कि लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में, तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कि लोकसभा में अधिकतम 5 सदस्य, 5 नहीं हुई है, 550, क्योंकि अब 2 लोग जो है आंग्ल भारतीय जो हैं इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है, गलत है। तीसरा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये तो हमारा सही है। चौथा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित, 1981 नहीं भी 1971 की जनगणना पर। चौथा अगला था 2, 1, 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प ये बन जाएगा। अगला बन देते हैं लोग। दिए क्या है कथन, दिए गए कारण दिए। कथन दिए गए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। कारण दिए गए पृथ्वी की सतह वक्राकार है। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना, कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं दिए गए? कुनलुन, एंडीज, आल्प्स, आपलेशियन। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो कुनलुन है, एंडीज है, आल्प्स है, और जैसे हिमालय हो गया, तो ये सब क्या हैं? ये सब टर्शियरी पर्वतीकरण के परिणाम हैं। जबकि आपलेशियन क्या है? ये
प्राचीन पर्वत है, ये तो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है भैया ये। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा, डी हमारा सही है। तो ये कैलिडोनिया जो हलचल हुई थी मेसोजोइक युग में, तो ये वहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो हमारा विकल्प डी सही है। अगला पढ़ देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जीरो नेट एड से तात्पर्य है। दिया गया है कि पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थित है, हमारा गलत है। दूसरा दिया गया है कि एक प्रकार की बचत प्रणाली से, तो गलत है। तीसरा दिया है किसी देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण से, भी हमारा गलत है। चौथा किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से, तो हमारा सही हो जाएगा ना। इसमें क्या है कि जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह जीरो नेट एड कहलाती है। तो इसमें विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि एमनियोसेंटेसिस परीक्षण संबंधित है। तो एमनियोसेंटेसिस परीक्षण जो होता है ना, ये गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके प्रसव से पूर्व उसका परीक्षण किया जाता है। इसके साथ जो विकसित हो रहा है भ्रूण के चारों ओर विद्यमान जो है उल्वीद और की कुछ मात्रा निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जन्मदोष जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता की जाँच की जाती है। इस तरह हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का। दिए गए बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है। इनो दिए गए मैग्नीशियम एल्वा, फियान, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, बताइए। जिसमें जो एंटासिड होता है इनो में, तो उसका जो नाम होता है ना उसको कहते हैं मैग्नीशियम एल्वा। विकल्प हमारा ऐसे हो जाए। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। दिए गया है कि एक सामान्य नेत्रलीय दूरबिंदु होता है। दिए गए 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, अनंत, बताइए। तो इसमें देखा जाए कि एक सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है ना अनंत होता है। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कि उसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर नहीं भैया, ये 160 किलोमीटर है। क्या डी बी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्री फ्रेगमेंट HMX हथियार लगाए जा सकते हैं, तो तुम्हारा सही है। और चौथा यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है, हमारा सही हो जाएगा। तो मैं गलत ही बताना था, हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का दिए गए सरसों का तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल, गेहूं का तेल। तो विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत है ना वो गेहूं अंकुर का तेल होता है। तो इतना विकल्प डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है कि कथन और कारण दिए। कथन दिए अवार्डली लवक जो होते हैं ना मुख्यतः पौधों के भूमि के तनों जड़ों में पाया जाता है। कारण दिए गया कि यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो कथन भी सही, कारण भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला पढ़ देखते हैं हम लोग। दिए गए बुग्याल या प्यार क्या है। तो पहला दिया गया कि महान हिमालय में पाई जाने वाली मेघ बकरियाँ, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य पाई जाने वाली घाटी, ये भी गलत है। तीसरा दिया कि लघु हिमालय के ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान, तो हमारा सही हो जाएगा। ये होता क्या है ना, जब जैसे गर्मी के महीने में जो ढाल होता है लघु हिमालय का, जहाँ वजह से बर्फ़ जमा होता है ठंड के मौसम में, तो जब धूप होती है ना तो बर्फ़ पिघलते हैं तथा वहाँ से घास के मैदान बन जाते हैं, तो उसी को बुग्याल या प्याल कहते हैं। इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गया है UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है। दिया लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, गाजीपुर में, बताइए। तो जो UPSIDC है ना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय कानपुर में है। इस तरह हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। अगले प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आनुवंशिक रोग दिया गया, दूसरी तरफ प्रभाव दिया गया है। तो डाउन सिंड्रोम का भी है। डाउन सिंड्रोम से होता है मध्यबुद्धि होता है, तो ये हमारा सामने सम्मिलित हो गया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इससे नपुंसकता होती है। टर्नर सिंड्रोम बांझपन होता है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना। तीसरे में 1 2 3 4 हमारा सम्मिलित है, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधि को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दी गई सालवाहिक संधि, सूरत संधि, देवगांव संधि, बसीन संधि। बताइए सालवाहिक संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। सूरत संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। देवगांव संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। बसीन संधि 1802 में हुई थी। बताइए तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? इसमें हमारा 4 3 बन रहा है। हमारा विकल्प सी हो जाएगा। तो आला पढ़ देते हैं लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने, एक तरफ दीजिएगा हड़प्पा पुरासल दिए गए, दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो मांडा कहाँ स्थित हुई है? मांडा जो है आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमावत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। तो इस तरह हमारा क्या 3 4 1 2 बन रहा है। तो 3 4 1 2 किसमें? डी में सही है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। दी गई 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, -98.6 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस। बताइए तो जो हरित गृह प्रभाव के अभाव में जो भू सतह तापमान होगा ना, वो होगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमारा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। इसमें बताना है कि कौन सा कला सुमेलित है। दिया गया है कि राज तरंगड़ी, तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता तो कल्याण है ना, सुमेलित है। हर्षचरित, इसके रचयिता बाणभट्ट है भैया, हर्षवर्धन नहीं है। कौन है? बाणभट्ट। यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत ही बताना था। विक्रमांक देवचरित बिल्लर की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। तो इस तरह हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विंड पावर में दिए गया है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। बताइए तो विंड पावर में जो होता है ना, ये गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता था। हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में दिए गए है प्रकाशीय तंतु जो होते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण दिए गए प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। बताइए तो इसमें देखा जाए तो कथन हमारा सही है कि प्रकाशीय तंतु जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। हमारा सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। तुम्हारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिए गए अपसरप तरंगे, परासरप तरंगे, श्रव्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जो 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति जो वाली होती है, मतलब इससे अधिक आवृत्ति जिनकी होती है ना, उसको कहते हैं परासरप तरंगी कहते हैं। तो इनको आदमी अपने कान से नहीं सुन सकते। इनको कौन सुन सकता है? इनको जैसे सुनते हैं चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि के द्वारा इनको सुना जा सकता है। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है? दिए गए सीटें संख्या, ऑक्टेन संख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें देखा जाए ना, पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है ऑक्टेन संख्या द्वारा, और सीटेन की संख्या द्वारा क्या है? डीजल की गुणवत्ता की माप की जाती है। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है। दिए गए 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर, दूसरा दिए गए कि 9 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर, तीसरा दिए गए 6 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर, चौथा दिए गए कि 7 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पर। बताइए तो इसमें देखा जाए ना, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश पे है भैया। ये है मुख्य भूमि, ये है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इस तरह विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। दिए गए बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? दिए 8 भाग, 5 भाग, 3 भाग, 2 भाग। बताइए बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभ्यम पिटक, विनय पिटक हैं। तो जो सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। भाग कौन कौन से हैं? एक है भैया दीर्घ निकाय, एक दीर्घ निकाय है, एक मंजिम निकाय है।
तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, पांचवा है खुदक निकाय। इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिया गया है कि अगले प्रश्न में द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है। दी उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, पंचतंत्र, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि द जेंटू कोड मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया, जैसे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है, और मनुस्मृति के भाष्यकार कौन है, मेघातिथि हैं, तो उसको आप लिख लीजिए मेघातिथि। इस तरह विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला पंडित लोग, अरे पन दिए गया कि निम्न में से किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दिए गया निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, बताइए। तो इसमें देखा जो फलक संस्कृति नाम से ना, फलक संस्कृति नाम से मध्य पूर्व पाषाण काल को जाना जाता है। मध्य पूर्व का पाषाण क्या हुआ था ना कि यह 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का काल था। इसी यह नामकरण उस समय जो पपड़ी होते थे, पत्थरों के बने जो विभिन्न प्रकार के फलक होते, जैसे बेधनी, छेदनी और खुसनी जैसे औजारों की प्रधानता के कारण दिया गया था। इस तरह हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। पंडित लोग दिए एक निम्न से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य तो दिए गए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नोदड़ो, लोथल, बताइए। इसमें देखा जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से मिले हैं ना, जिसमें क्या हुआ एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद किए गए हैं। इसी से ये मतलब अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी होती रही। तो विकल्प हमारा विषय हो जाए। अगला पंडित लोग दिए गया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध दिए गए फास्फोरस, मीथेन, ओजोन, सल्फर, बताइए। तो जो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें ओजोन पाया जाता है। इसका वजह से फॉर्मल्डिहाइड भी पाया जाता है, पैन भी पाया जाता है। इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला पंडित हम लोग दी गई कि निम्नलिखित में किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेनिंग पर रोक लगाई जाती है। तो पहला दिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसके द्वारा नहीं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड वहाँ भी है, इसी के द्वारा लगाई जाती है ना, सेबी के द्वारा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं शेयर बाजार के, उनके पास इसकी शेयर की आंतरिक जानकारी होती है। तो उसी का दुरुपयोग रोकने के लिए कि उस जानकारी का वो लोग दुरुपयोग ना कर पाए, मतलब अपने लाभ के लिए, उसको रोकने के लिए सेबी के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला बंद हम लोग दी एक निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। तो इसमें दिए खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला दिया गया है, कीस्टोन, प्रजाति तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, बताइए। तो इसमें जो प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई है ना, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैव समुदाय एवं अजैविक संगठक जो होते हैं ना के बीच अंतर क्रिया होती है पारिस्थितिक तंत्र में। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला पंडित लोग दिए गए तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गया है कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, और दूसरा दिए है तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है, बताइए। इसमें क्या है ना, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। तारांकित प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप में दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न नहीं कहते भैया। तारांकित प्रश्न के संबंध में दोनों का समय सही है। तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला पंडित लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ संस्था दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया। इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं कि 1984 में हुई थी, एनएसजी की स्थापना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 4, 3, 2, 1 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं लोग नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी CRR।
दिए गया है पहला कि इससे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। दूसरा दिया गया इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन जो है इससे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, तुम्हारा सही है। दूसरा तो ये दिया गया इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है, मेरा सही है भैया। क्योंकि अगर आरबीआई जो है ना, अगर बैंकों को पैसा अपने पास कम रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के पास रहेगा ना, तो बैंकों को ऋण देने के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध रहेगा, तो उनके ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। तुम्हारा दूसरा कदम सही है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ देते हैं लोग। दिए गया एक तरफ लोकनृत्य दिए गए, एक तरफ राज दिए गए। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो पहला जो दिया गया है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान जो है कर्नाटक का ही है। छऊ कहाँ का है? छऊ है झारखंड का। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। मुखौटा कहाँ का है भैया? मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। इस तरह में कौन सुमिलित है? हमारा विकल्प ये सुमिलित है, इससे हो जाएगा। अगला बंद लोग। इसमें दिए गए कि निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, ब्रोकर्स कमीशन। दूसरा है कि संसद सदस्य को दिए जाने वाला भत्ता। तीसरा दिए गया भविष्य निधि कोष में अंशदान। चौथा दिए गया विदेशों से प्राप्त उपहार। बताइए। इसमें जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना में जो सम्मिलित नहीं किया जाता है वो है विदेशों से प्राप्त उपहार, बल्कि बाकी तीनों जैसे ब्रोकर्स कमीशन हो गया, सांसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता हो गया, भविष्य निधि कोष में अंशदान हो गया, इसको शामिल किया जाता है। तो हमारा विदेशों से प्राप्त उपहार को नहीं शामिल किया जाता है। अगला पढ़ लेते हैं लोग। दिए गए भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को वर्णन था, यानी कि मूल संविधान में दिए गए 14, 12, 18, 16। बताइए। तो क्या है ना कि मूल संविधान की 8वीं सूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। और उसमें क्या था? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधु को शामिल किया गया था, यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधु को शामिल किया गया था। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा किसको शामिल किया गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। और उसके बाद 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली इसको शामिल करते हैं। बोडो भी है ना, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, बाडमास। तो हमारा क्या बना? विकल्प कैसे हो जाए? अगला प्रश्न देखते लोग। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विशेष अनुभव ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, कला, विज्ञान, खेल। बताइए। तो इसमें देखा जाए ना तो जो है समाज सेवा में शामिल किया जाता है, साहित्य में भी, कला में भी, विज्ञान में भी। सहकारिता और खेल नहीं होता भी है, तो हमारा विकल्प ए बन रहा है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे के जो प्रश्न हमारे करंट अफेयर से संबंधित हैं, तो ये सब जो है पुराने करंट अफेयर हैं, 2023 के जो हैं ये करंट अफेयर हैं। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, तो हमारा ये जो टेस्ट है कंप्लीट हो गया। तो आगे भी हम लोगों का टेस्ट जो है ना कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग इसमें बने रहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि टेस्ट हम लोगों का हो सके, ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों की तैयारी अच्छे से तरीके से हो सके। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।